तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। दोस्तों कब मिला हिंदी को राजभाषा का दर्जा, ये आपको बताना है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है। कब दिया गया? 15 अगस्त 1947 या फिर 14 सितंबर 1949 या 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। दोस्तों हम अगर इसमें हर एक चीज़ की बात करें दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1949 दोस्तों हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और 15 अगस्त को दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुआ था। मगर हम बात करते हैं अगर हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने की, तो दोस्तों इसे कब दिया गया है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। देखिए राजभाषा क्या होता है? राजकाज की भाषा, यानी जो भी राजकीय कार्यों के लिए जो भी भाषा यूज होती है उसको हम राजभाषा कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन राजभाषा का दर्जा दिया गया। आपको पता है कि दोस्तों आपके भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है ना। भाग 17 संविधान के भाग 17 में दोस्तों राजभाषा का वर्णन 343 से लेकर के 351 तक, ठीक है। अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है, भाग 17 में। तो याद रखेंगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। अगर पूछ ले विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी बता देना। क्या? 10 जनवरी। दोनों चीजें याद रखना, 14 सितंबर 10 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? दोस्तों समझिएगा, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको हम लिपि बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए लिपि का होता है जो भी चीज हम लिखते हैं दोस्तों वो लिपि के कारण ही लिख पाते हैं। क्वेश्चन पूछ ले कि दोस्तों हिंदी में कितनी लिपियां हैं? तो 52 लिपियां। जितने वर्ण है दोस्तों उतनी ही लिपियां हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए जो प्रयुक्त चिन्ह होते हैं दोस्तों उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए और अगर बात कर ले हिंदी किस लिपि से निकली? दोस्तों देवनागरी लिपि से निकली हिंदी किस लिपि में लिखाती है? देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। ये भी चीजें आप याद रखेंगे मोटा मोटा दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी मिल जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तालत ध्वनिया कौन सी है? दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए इचु यसा नाम तालु। क्या? इचु यसा नाम तालु दोस्तों, यानी सा से सीटी वाला क्या हो जाएगी? यही ताल होगा। देखिए टा क्या है? मूर्धा है दोस्तों, पा क्या है? होस्ट है, और दोस्तों ये क्या है? कंठ है, ठीक। तो याद रखेंगे इचु यसा नाम तालु, ई से इमली, बड़ी से ई, है ना, और चा और सीटी वाला सा और या दोस्तों ये सब क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। चलिए अगला है देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए सुर मीस देवता होता, अमर मीस देवता होता, देव मीस देवता होता, मगर सुधाकर मीस क्या होता दोस्तों? तो सुधाकर मीस देवता ना करके दोस्तों चंद्रमा होता है, ठीक है। सुधाकर, सोम, सुधांशु, राकापति, है ना, विधु, मयंक, निशाकर, राकेश, हिमकर और कलाधर, इंदु, मृकांक दोस्तों ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सभी के सभी दोस्तों किसके होते हैं? चंद्रमा या चांद के। सुधाकर किसका होता है? चंद्रमा का। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द क्या होगा? दोस्तों नम्रता का समानार्थी शब्द क्या होगा? अभद्रता, साधारण, विनीत या फिर दोस्तों मुलायम। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? नम्रता का क्या होता है? विनीत हो जाता है। क्या होता है? विनीत होता है दोस्तों, मुलायम नहीं होगा, ठीक है। नम्रता क्या होता है? नम्रता को ही विनीत बोलते हैं ना। तो उजड जिसको बोलते हैं इसका विलोम शब्द हो जाता है ना। तो दोस्तों नम्रता क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले तरफ देखते हैं। तो विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। कौन सा जोड़ा सही नहीं है विलोम की दृष्टि से दोस्तों उसको आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। लभ्य का अलभ्य दोस्तों, शेष का अशेष हो जाएगा और शीर्ष का तल दोस्तों बिल्कुल सही, मगर शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होगा दोस्तों। शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता, शिष्ट का अशिष्ट होता दोस्तों। ये विलोम शब्द गलत है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला है अपने जीवन पर लिखी गई कथा को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि अपने जीवन पर लिखी गई कथा के लिए दोस्तों एक शब्द क्या लिख सकते हैं दोस्तों? क्या कह सकते हैं उसको? ये आपको बताना है। तो क्या बोलेंगे? रेखा चित्र या फिर आत्मग्लानि, संस्मरण या फिर आत्मकथा। दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों अपने ही जीवन पर लिखी गई कथा को हम क्या बोलते हैं? आत्मकथा। क्या? आत्मकथा बोलते हैं। चलिए अगला है राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। दोस्तों इस वाक्य में क्या त्रुटि है दोस्तों? बताना है कि राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, इसमें क्या अशुद्धि है दोस्तों? वो चीज बताना। देखिए एक चीज आपको बता दें, इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं राजा ने चोर को मृत्यु दंड दी, ठीक है, ये सही होता। देखिए मृत्यु दंड सजा ही है दोस्तों, इसलिए हम सजा
का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी शब्द का हम पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं वो सोमवार के दिन घर को गया, तो सोमवार को दिन ही कहते हैं दोस्तों, दिन ही होता है सोमवार, तो हम दिन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे सेंटेंसों को आप पहचान सकते हैं जहां पर किसी चीज का रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहां दोस्तों क्या होना चाहिए था, राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया, ठीक है। तो यहां पे मृत्यु दंड दोस्तों यही क्या है, सॉरी सजा क्या है, यही गलत है दोस्तों, तो सजा दी यही गलत हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक, बाकी सब सही है। चलिए अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग है। प्रबंधकर्ता, देखिए हमने बताया था दोस्तों, कई बार बताया है, जहां पे लास्ट में ता होता है उसका अगर स्त्रीलिंग बनाते हैं तो त्री में टूटता है, तो प्रबंधकत्री कहां पे होगा, वही हमारा सही आंसर होगा, और ये हमारा सी नंबर मिल गया। जैसे नेता का नेत्री, ठीक है, कर्ता का कत्री, ठीक, इस तरीके से अभिनेता का अभिनेत्री दोस्तों, ता होता वो त्री में टूटता, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए अगला है, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। दोस्तों यहाँ पे वाक्य में रेखांकित के वचन बदलो, इनको मतलब कि आपको बहुवचन करना है, घर और गरीब का, सॉरी घर और लोग का, ठीक है। तो गरीब घरों के लोग, ठीक है, का गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है। तो घरों और लोगों, क्या घरों और लोगों का जीवन बहुत दयनीय होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना था, हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी गरीब घरों के, फिर दूसरा हो जाएगा लोगों का जीवन दयनीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या आप घर भी जाएंगे, क्या आप घर भी जाएंगे दोस्तों, आप क्या है, क्या आप घर भी जाएंगे दोस्तों, आप क्या है, ये आपको बताना है कि ये आप कैसा शब्द है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, आप क्या है, सर्वनाम होता है, जो क्रिया के स्थान, सॉरी संज्ञा के स्थान पर जो चीज प्रयोग लाई जाती हैं उन्हें हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है, आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाने। देखिए विशेष क्या होता है दोस्तों, विशेष होता है आपका संज्ञा या सर्वनाम, तो विशेष दोस्तों बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका आसमान, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है, विशेष है, और नीला क्या है, ये विशेषण है, तो याद रखेंगे विशेष से पूछा गया, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। चलिए अगला है, भाववाच्य बताना है दोस्तों, भाववाच्य संज्ञा, भाववाच्य दोस्तों बताना है, वाच्य कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए अब चला जाए दोस्तों, ये कौन सा, तो ये भाववाच्य नहीं होगा, राम आम चूसता दोस्तों, ये क्या है, कृतवाच्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए तीसरे ऑप्शन देखते हैं, तीसरे चौथे, तीसरा ऑप्शन क्या है, मोहिनी पत्र लिखती दोस्तों, यहाँ भी कृतवाच्य है, शीला से खाया नहीं जाता दोस्तों। आपको पता है कि देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, स्त्रीलिंग है, मगर इसका जो आपका क्या बोलते हैं इसको, क्रिया दोस्तों वो पुल्लिंग ही है, एक वचन है। तो जहां पर क्रिया पुल्लिंग एक वचन और दोस्तों नकारात्मक का बोध हो, वही क्या होता है, आपका भाववाच्य हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्या कह रहा है, खिलौना शब्द का मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द है, और प्रत्यय क्या है दोस्तों। तो आपको पता है कि क्रिया किससे मिलकर बनती है दोस्तों, क्रिया किससे मिलकर बनती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, क्रिया बनती है मूल धातु से, ठीक है। तो खिलौना में दोस्तों क्या है, तो ये आपको बताना, खिलौना में दोस्तों मूल धातु क्या है और प्रत्यय क्या लगा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए खिलौना में खेल क्या है, मूल शब्द है, और औना क्या है, प्रत्यय, खेल प्लस औना खिलौना हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे दोस्तों खेल लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे औना, ठीक है, तो खिलौना हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अगला है, पारा न उतरना, पारा न उतरना उचित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, शांत होना, अशांत होना, हद कर देना, या फिर घमंड दिखाना। पारा न उतरना मतलब क्या होता है दोस्तों, अशांत होना, मतलब पारा नहीं उतर रहा मतलब ठंडे नहीं हो रहे, मतलब क्या है, गुस्सा ही भरी पड़ी है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए गद्यांश से इसको छांट करके आपको इसके आंसर देने हैं। देखिए गद्यांश क्या है, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। जब हम स्वतंत्र हुए तो हम उस समय हमारी स्थिति अच्छी ना थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए, वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि कई वर्षों से हम ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए, हालांकि इस बार हमने जीता भी है। नीरज चोपड़ा, ये जो पैराग्राफ बनाया उसने थोड़ा सा समझा नहीं है, ठीक है। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों ने प्रतिभागी भी खेल कूदों में काफ़ी हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है, हालांकि इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
रजत पदक लेके आया मगर संतुष्ट कर दिया ना। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेवार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतिभागियों का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। तो दोस्तों बताना है कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहां क्या है, तो वहां क्या है ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वहां क्या है? खेलों को राष्ट्र सम्मान मिलता है। क्या मिलता है? खेलों को राष्ट्र सम्मान मिलता है, इसलिए वो हमसे आगे निकल गए। दोस्तों आप पैराग्राफ में देख सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है दोस्तों आपसी गुटबंदी या खेलों का गिरता स्तर या फिर राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं या फिर ओलंपिक पदक मेरे दोस्तों। तो आपको पता है इसमें दोस्तों किसके बारे में बात की है? जो खेलों का गिरता हुआ स्तर है इसके बारे में बताया गया। चलिए अगला है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है दोस्तों? खेलों के गिरते स्तर का कौन सा कारण नहीं है? तो दोषपूर्ण नीतियां दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोषपूर्ण नीतियां बिल्कुल है। ठीक है, संघों गुटबंदी बिल्कुल है और सुविधाओं का अभाव बिल्कुल है। खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान दोस्तों ये नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किसे कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त जी को जाना जाता है और महात्मा गांधी ने कहा था। महादेवी वर्मा को दोस्तों आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। जयशंकर प्रसाद को क्या बोलते हैं? कलाधर बोलते हैं दोस्तों। और सुमित्रा नंदन पंत को क्या बोलते हैं? प्रकृति का सुकुमार। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को क्या बोला था? महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। क्या कहा था? राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी मैथिली शरण गुप्त जी को दोस्तों। क्यों? इनकी भारत भारती रचना के लिए। ठीक, भारत भारती रचना के लिए दोस्तों इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, उसको ठीक है राष्ट्रीय रचना भी कहा था। तो याद रखेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है दोस्तों? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर प्रेमचंद्र युग? दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे पहला युग कौन सा होता है? अगर आधुनिक की बात करते हैं हिंदी गद्य का दोस्तों, सबसे पहला युग होता है भारतेंद्र युग, फिर उसके बाद द्विवेदी युग, फिर उसके बाद अन्य चलते चले जाते हैं दोस्तों। तो भारतेंद्र युग सबसे पहला युग है। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब आपसे हम बात करते हैं दोस्तों कि द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया, ये आप बताइएगा कि द्विवेदी किसके नाम पे रखा गया। क्वेश्चन हम आपसे करते हैं। चलिए अगला है, सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, बिहारी लाल या फिर अशोक सर्राफ या फिर हरिवंश राय बच्चन? दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर। तो आपको बता दें कि दोस्तों सतसई के कौन है दोस्तों? बिहारी लाल। इन्होंने बिहारी सतसई लिखी और एक ही मात्र रचना से दोस्तों विश्व प्रसिद्ध हो गए, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। क्या? माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी के लिए दोस्तों मिला है। ठीक है, चलिए अब देखिए भगवती चरण वर्मा को भी मिल चुका है, किसके लिए? भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 में। और अमृत राय जी को भी मिला, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही दोस्तों उनकी जीवनी लिखी थी 1963 में। और दोस्तों अज्ञे जी को भी मिल चुका है आंगन के पार द्वार के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे। मगर 1955 की बात की तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, और अज्ञे जी को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, कितने नाव में कितनी बार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितनी नाव में कितनी बार के लिए? देखिए वही क्वेश्चन भी आ गया, कितनी नाव में कितनी बार के लिए रचना को दोस्तों किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों। कितनी नाव में कितनी बार के लिए? 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दोस्तों इन्हें ही आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है? किसको? आपके अज्ञे जी को। ठीक है, चलिए अगला है, वर्तनी के दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए। कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों। क्या? वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों कौन सा अशुद्ध है दोस्तों? उपर्युक्त तो बिल्कुल सही है, पूजनीय बिल्कुल सही, महीना बिल्कुल सही, व्यंग गलत दिखा दोस्तों। व्यंग कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। व्यंग कैसे लिखते हैं? व्या फिर दोस्तों ऐसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, दो या होते हैं। क्या? दो या होते हैं, तो व्यंग ऐसे लिखेंगे, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अंतिम लास्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से एक है जहां सिक्कों का शुरू हुआ। तो सिक्कों का क्या होता? प्रचलन शुरू होता। क्या? प्रचलन शुरू होता दोस्तों। तो याद रखेंगे यहाँ पे प्रचलन हो जाएगा, बिल्कुल सही। और आपको बता दोस्तों कि हमारी ई बुक भी आ चुकी हैं, आपके सभी एग्जाम के लिए